कांग्रेस भले ही ऑल इज वेल कहकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार को बचा पाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी की हार से जो आग लगी वो फैलती ही जा रही है। बागी विधायकों को विधानसभा से बाहर करके एक बार फिर सरकार तो बच गई, लेकिन ये कितने दिनों तक बची रहेगी कह पाना जरा मुश्किल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायक ही नहीं, मंत्री तक नाराज हैं। यही वजह है कि जब सुक्खू ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो 2 मंत्री आए ही नहीं, 2 शहर से बाहर चले गए, एक मीटिंग छोड़कर गुस्से में निकल गए। शिमला में कैबिनेट की बैठक के दौरान ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उठकर चल दिए। उनको बैठक छोड़कर निकलता देख डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे मनाने के लिए चल दिए। कुछ देर में मान मनोबल करके वो उनको वापस लाए। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल होने लगा है। इसमें उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। इसके अलावा वरिष्ठ मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी मीटिंग में आए ही नहीं। 2 अन्य मंत्री चंडीगढ़ चले गए। इससे सरकार के अंदर मतभेद गहराते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि सरकार स्थिर है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ माहौल बना हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी कुछ विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। इससे बीजेपी राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में सफल हो गई। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने यह दावा करके खलबली मचा कि सीएम सुक्खू के काम करने के तरीके से पार्टी के 9 और विधायक घुटन फील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की स्थिरता पर संकट बरकरार है। 1 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से मतभेद देखे जा रहे हैं, उससे ये कहीं नहीं दिखता कि पार्टी एकजुटता के साथ अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। राज्यसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी टकराव होने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने एक मुश्त 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो उम्मीदवार तय करना तो दूर, उनसे अब तक आपस में सीटों का बंटवारा तक नहीं किया गया। पटना में विपक्षी दलों की रैली होनी है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा किसी को पता नहीं। कांग्रेस ने इसी रवैये से लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को घूमना फिरना छोड़ सीट बंटवारों पर ध्यान देना चाहिए। यह हाल महाराष्ट्र में भी है। बंगाल में तो अब तक कांग्रेस ममता बनर्जी की प्रतीक्षा कर रही है कि कब उसे कुछ सीटों का ऑफर मिल जाए, लेकिन ममता बनर्जी ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सभी 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को उम्मीद है कि अब भी गठबंधन हो सकता है। पटना में विपक्ष की रैली के मद्देनजर कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद और विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो इंडी गठबंधन में हैं तो उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने एक तरफा घोषणा की है कि वे पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये खैर उनकी एक घोषणा भर है। जहां तक हमारा संबंध है तो बातचीत अब भी जारी है, दरवाजे अब भी खुले हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की संयुक्त रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री के शनिवार को बिहार का दौरा करने के बाद ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक रैली है और ये भाजपा और उसके सहयोगियों को हराने के लिए विपक्ष की एकता को दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन होना अब मुश्किल हो गया है। एक तरफ ममता एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ अलग मोर्चा खोले हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अगर हराना है तो सबसे पहले ममता बनर्जी को साथ लेना होगा। कांग्रेस को उम्मीद है, पर कांग्रेस को वो जरा भी भाव देना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी में रहकर विवादित बयान देना नेताओं को भारी पड़ने लगा, क्योंकि अब ऐसे नेताओं को पार्टी ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सांसद रहते जिन नेताओं ने उल्टे पुल्टे बयान दिए और विवाद खड़े किए, इस बार चुन चुनकर उनके टिकट्स काटे गए। इस लिस्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर जयंत सिन्हा, प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी के नाम शामिल हैं, जिनके विवादित बयानों की वजह से टिकट से वे वंचित कर दिए गए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट्स काटे गए, जबकि दर्जनों नए चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों को भी भरपूर मौका दिया गया। बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। कुल मिलाकर पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। हालांकि लिस्ट सामने आने
आने के बाद सबसे ज्यादा उन सांसदों की चर्चा हो रही है जिनके टिकट्स काटे गए। इन सांसदों में भी 4 सांसद ऐसे हैं जिनके बयानों और गतिविधियों की वजह से वे खुद तो विवादों में फंसे ही, साथ ही पार्टी को भी खूब परेशान किया, किरकिरी कराई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश विधूड़ी, जयंत सिन्हा इसमें शामिल हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनकी वजह से बीजेपी ने आलोक शर्मा को भोपाल सीट से मैदान में उतारा। प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनने के बाद से ही विवादों में फंसी रहीं। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्हें महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे को रावण कर्ज बता दिया। हेमंत करकरे मुंबई आतंकी हमले में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर को उनके इस बयान के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को शहीद बता दिया। इसे लेकर भी काफी विवाद हुआ। हालांकि प्रज्ञा ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन विवाद थमा नहीं और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि वो इस अपमान के लिए प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। उनके बयानों की वजह से बीजेपी ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने दानिश अली को लेकर संसद में विवादित टिप्पणी दी थी। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर ही चर्चा हो रही थी और इस दौरान विधूड़ी ने दानिश को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इसे लेकर उनकी खूब आलोचना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधूड़ी के बयान पर खेद व्यक्त किया था, जबकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संसद के रिकॉर्ड से विधूड़ी के बयान को हटा दिया गया। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत सेहरावत को टिकट दिया। पिछले साल प्रवेश ने एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की मांग की थी। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी ने जयंत सिन्हा को इस बार विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। उन्होंने टिकट कटने से पहले ही ट्वीट किया था और कहा था कि वो चुनावी दायित्वों से आज़ादी चाहते हैं। जयंत सिन्हा उस वक्त विवाद में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ और अन्य बीजेपी नेताओं ने झारखंड के रामगढ़ में मीट व्यापारी की लिंचिंग के आरोपियों की कानूनी फीस का भुगतान किया था। आरोपियों के बेल पर बाहर आने पर वे उनका स्वागत करते हुए देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के लिए बीजेपी सबसे हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। पार्टी कोई भी हो, राज्य कोई भी, हर कहीं विपक्षी नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ सी मची है। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां बीजेपी की बड़ी जीत की संभावना और कांग्रेस की करारी शिकस्त की आशंका से नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रास्ता पकड़ रहे हैं। बस्तर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरला तिवारी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में सरला तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताया जा रहा है कि सुबह ही सरला तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया और 2 घंटे के भीतर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सरला तिवारी का कहना है कि उन्होंने बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर यह फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार और फिर लोकसभा चुनाव करीब देखते हुए देश भर में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दोनों ने सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रमोद शर्मा जेसीसीजे के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा अजीत जोगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। वहां 2019 चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थीं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल को कम्युनिस्टों और कांग्रेस ने मिलकर बारी बारी से इतना लूटा कि अब वो कंगाल हो चुका है। सरकारी खजाने में इतना भी माल नहीं रह गया कि वो पेंशन तो दूर, कर्मचारियों को वेतन तक दे सके। पहले राज्य कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को आना था। देरी की वजह से 4 मार्च को आने की उम्मीद है। वेतन मिलने में हो रही इस देरी का कारण बैंक्स में सरकारी ट्रेजरी से समय से पैसा न पहुंचना बताया जा रहा है। इस व्यवधान की वजह से समय से वेतन पाने की उम्मीद लगाए लगभग 3.5 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। केरल में चल रहे आर्थिक संकट के चलते कर्मचारी ट्रेजरी सेविंग्स बैंक यानी ETSB का खाता फ्रीज हो चुका है। सरकारी खजाने को फिर से भरने के लिए फिलहाल प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के अलावा अन्य जरूरी कामों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से संगठन के आने वाले भंडार और लाभांश को राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन अतिरिक्त प्रयासों के चलते ही राज्य कर्मचारियों के वेतन 4 मार्च को आने की उम्मीद है। सैलरी में हो रही इस देरी की वजह से केरल के सरकारी कर्मचारियों में निराशा है। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन हालातों के बीच सचिवालय एक्शन काउंसिल ने भी रोष जताते हुए अपना बयान जारी किया है।
काउंसिल ने इस देरी के लिए प्रदेश सरकार के गलत मैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया। केरल सरकार के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर्मचारियों के मन में बढ़ रहे असंतोष का प्रतीक मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का ट्रेजरी और वित्त विभाग मौन साध कर बैठा है। वह इस समय के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दे रहा है। हालांकि राज्य कर्मचारी सरकार की इस सफाई से संतुष्ट नहीं हैं। वो सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केरल के सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वेतन उनके ETSB खातों में तो दिख रहा है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकते। असंतुष्ट कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कुछ लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए सैलरी खातों में आ जाने का भ्रम पैदा किया। सैलरी के अलावा पेंशन पाने वाले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी अपनी पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केरल में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। माना जा रहा है कि सैलरी आने का भ्रम पैदा करके वर्तमान सरकार केरल में चल रहे आर्थिक संकट को जानबूझकर छिपाने का प्रयास कर रही है। वेतन आने में देरी होने से प्रभावितों के गृह, राजस्व, ट्रेजरी, GST और सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसकी वजह से इस मामले ने अभी और अधिक तूल पकड़ लिया है। फिलहाल आने वाले समय में यदि ऐसा हालात बना रहा तो माना जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों के मन में और अधिक असंतोष पैदा होगा। Bureau Report, News of India.